Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. Let me give you a quick brief of what we will be doing today. We'll talk about Gyan Bharatam Mission Paper 2. Rest basically every article is associated with prelims perspective more. कोलेरू लेक के बारे में पढ़ेंगे. ग्रीन कार्डेमम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना एंड हेनिपा वायरस. So these are our topic of discussion और ये prelims oriented ज़्यादा है and they will really help you in your upcoming prelims also. So let me give you basically I have given this quick brief and जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे you will get that picture clarity. First of all, thank you for giving such wonderful feedbacks on the sessions. I do read your comments and it feels great that you are liking these lectures. अच्छे लग रहे हैं, पसंद आते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलती है. और मेहनत जब हम कोई भी करता है ना, देखो 4x टाइम सामने वाले को अगर अच्छा लग रहा है, दे आर हेल्प. अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो दैट इज हेल्पिंग यू आउट, हेल्पिंग अदर्स, या फिर आपका कोई एक ऐसा काम जो सामने वाले की प्रिपरेशन में मदद कर दे, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती है. एक खुशी अलग मिल जाती है उससे. ठीक है, तो जब मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ आपके, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आपको सेशंस पसंद आते हैं एंड यू लर्न एंड दे हेल्प in your preparation. So thank you for that. Sri Ram's IAS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content that is being shared with you. Apart from this, if you are preparing for UPSC 2026, so there is prelims mastery course. Foundation course for the one who are preparing for 2026. So foundation obviously will make your foundation course, so that is going to make your foundation strong, है ना. आपको contact number दिख रहा होगा screens पे, आप इस पे call कर लेना. You will get the complete डिटेलिंग ऑफ वट एवर यू हैव एनी डाउट्स ना रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा. कैंपिल वायरस, अ हनीपा वायरस रिलेटेड टू निपा हैज बीन रिसेंटली डिटेक्टेड नॉर्थ अमेरिका के अंदर. तो एक कंसर्न्स वापस से आ गए हैं मार्केट में. हनीपा वायरस जूनोटिक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि कैसा वायरस है, वाई इज इट इन न्यूज़, है ना. और क्या पढ़ेंगे हम. जनरली अगर आपने इतना सारा कुछ पढ़ लिया है तो अभी तक आपको पता होगा ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या रहते हैं. दिस ऑल विल डिस्कस. सो हेनिपा वायरस आर अ टाइप ऑफ वायरस दैट कैन मेक बोथ एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन्स, दोनों को बीमार कर सकता है ये. दे बिलोंग टू दिस फैमिली दैट इज कॉल्ड एज पैरामिक्सोविरिडे. दे आर जूनोटिक नेगेटिव सेंस RNA वायरसेस, मतलब दे कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स. जूनोटिक वायरस का मतलब ये होता है. ये जो वायरस है दे हैव अ यूनिक RNA स्ट्रक्चर दैट इज दे आर कॉलिंग एज नेगेटिव सेंस. इन वायरस से अलग बनाता है उसको. अब आपको इसमें पूरी प्रॉपर साइंस में जाने की जरूरत नहीं है. जो नेचुरल होस्ट है इस वायरस का वो है फ्रूट बैट्स. दे आर द नेचुरल होस्ट, राइट. दीज बैट्स कैरी द वायरस. And Henipa viruses can also affect other animals, including humans also. When people get infected from this virus, they experience symptoms that I'll share with you. Respiratory problems आती हैं, brain inflammation problem आती है, encephalitis, and ये infections जो हैं, they can be very dangerous. And many people who get sick from this virus, they do not survive also. High death rate भी है. So there are two main types of Henipa virus that are particularly most notable. One, हेंड्रा वायरस एंड नीपा वायरस. मैंने आपको इसका बता ही दिया है. जिसको होता है ये, तो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है, एंसेफ्लाइटिस रिलेटेड टू ब्रेन इन्फ्लेमेशन, एंड इट इन्फेक्ट्स मैमल्स एंड ह्यूमंस ऑल्सो. सो यहाँ पर जो हेंड्रा वायरस है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था. मोर्टेलिटी रेट है अप टू 70%. नीपा वायरस जो है इसके न्यूमरस आउटब्रेक साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिले हैं, मलेशिया के अंदर, बांग्लादेश में स्पेसिफिकली, जहाँ पर फर्टिलिटी रेट 40 to 75% है, डिपेंडिंग अपॉन सर्विलियंस एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट. कैसे ट्रांसमिट होता है? इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, या फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कंजम्पशन से. ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है थ्रू बॉडीली फ्लूइड्स, क्लोज कॉन्टैक्ट से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रांसमिशन. कैसे होता है इसका, दीज आर द सेवरल पॉइंट्स. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? इसके अंदर डिजीनेस फील होगी, हेडेक होगा, फीवर होगा, एंड जस्ट अ मिनट, हाँ, जब ये और सीवियर होने लगती है ना ये डिसीज. फर्टिलिटी कब होती है? जब ये जो डिसीज आगे प्रोग्रेस कर जाती है टू सीवियर एंसेफ्लिटिस. कंफ्यूजन होने लगेगी, सीजर्स होंगे, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस होंगे, कोमा
may occur. So these are the symptoms. Deadly इसलिए होते हैं ये हेनिपा वायरस क्योंकि इनकी एक एबिलिटी है टू एनकोड सेवरल प्रोटीन्स. जैसे मान लो वायरस बॉडी में एंटर किया तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, रिस्पॉन्स जो है वो अटैक करेगा, उसको ब्लॉक करेगा. लेकिन यहाँ पर इस वायरस की एबिलिटी है टू एनकोड दैट प्रोटीन विच ब्लॉक्स दैट इनेट इम्यून रिस्पॉन्स इन इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड ह्यूमंस. बेसिकली वो ये बोल रहे हैं नॉर्मली जब वायरस बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. लेकिन ये जो वायरस है इट हैज दैट स्पेशल ट्रिक. It makes proteins that stop the body's immune system from fighting that infection. They block this defense itself. तो वायरस फटाफट से बॉडी में तेजी से ग्रो करता है और इन्फेक्शन और ज़्यादा वर्स हो जाता है. क्या कोई क्योर, कोई वैक्सीन, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? नहीं. ट्रीटमेंट इज सिम्टोमैटिक, सिम्टम्स के बेसिस पे होता है, पर कोई वैक्सीन, कोई एंटीवायरल ड्रग स्पेसिफिकली इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए तो नहीं है. ठीक है. नाउ देयर इज सीरीज गोइंग ऑन. Basically that podcast series is there. Best of faculties are discussing some of the hot burning issues that can help you in your mains and interview, right? Build your overall personality. You can take the points, write it down and create short notes of it. Do have a look once. Apart from this, Shriram's IAS is providing you with other free content available on the platform. There are different series taken by different faculties also regarding current affairs. So have a look over it, right? So channel subscribe कर लेंगे तो you will get the notification also. 2025-26 के बजट के अंदर इस बार प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के लिए जो एलोकेशन करी गई है वो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 37% इंक्रीज हुई है. ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना है ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए है. एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है. LIC इसको इम्प्लीमेंट करती है. It is implemented through LIC and CSC E-Governance Services India Limited. LIC is the pension fund manager that is responsible for pension payout. तो जो अमाउंट इस स्कीम से कलेक्ट किया जाता है दे आर इन्वेस्टेड एज पर द इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्कीम का क्रक्स बता देती हूँ पहले. जैसे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो फार्मर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो रिक्शा पुलर्स हैं, उनके पास कोई एक स्टडी इनकम नहीं होती है, कोई सेविंग नहीं होती है फॉर देयर ओल्ड एज, है ना. पीपल डोंट हैव द फिक्स सैलरी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक NPS और EPFO. तो सरकार यहाँ पर हेल्प कर रही है. ये एक सरकार की पेंशन स्कीम लगा लीजिए जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनको हेल्प करती है ताकि उनको मंथली पेंशन मिले व्हेन दे ग्रो ओल्ड, व्हेन दे स्टॉप वर्किंग. तो कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए? कोई इंडियन सिटीजन होना चाहिए पहले तो. दूसरा, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है तो अनऑर्गेनाइज वर्कर होने चाहिए. यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी है पूरी, फिशरमैन, कारपेंटर. एक लुक देख लीजिएगा. वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लेदर, हैंडलूम. एज 18 से 40 साल होनी चाहिए और उनकी मंथली इनकम जो है वो 15,000 से कम होनी चाहिए और वो EPFO NPS के मेंबर नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पर क्या होता है, वर्कर क्या करता है, वो एक अपनी सैलरी का स्मॉल अमाउंट हर महीने देता है. सैलरी मतलब दे मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन एवरी मंथ अंटिल दे टर्न 60 और सरकार उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का इक्वल अमाउंट मैच करती है. दे पे द सेम अमाउंट. 60 साल का होने के बाद दे स्टार्ट रिसीविंग अ मंथली पेंशन ऑफ 3,000 फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स. मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 3,000. सो समझ आया. वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है. Each subscriber under this scheme shall receive minimum assured pension of ₹3,000 per month जब उनकी एज 60 से ऊपर हो जाएगी. इस स्कीम को कौन मैनेज करता है मैंने आपको बता दिया. अब LIC, CSC and the money that is collected is invested by the government for the future pension payment. ठीक है. तो जो अमाउंट है हर महीने दिया जाता है फॉर देयर एंटायर लाइफ. द वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी, जो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे दे विल बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम देयर सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट. हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, राइट. जब तक वो 60 के नहीं हो जाते हैं दे मस्ट कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द टाइम दे ज्वाइन दैट स्कीम. ठीक है.
ऑटो डेबिट फैसिलिटी है एंड दे विल कॉन्ट्रीब्यूट दिस प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। अब रही बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट मैच करती है, वर्कर डज नॉट हैव टू पे द फुल अमाउंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी उतना ही जितना वर्कर कंट्रीब्यूट करे। अगर वर्कर 100 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं तो सरकार भी 100 रुपीज देगी, ठीक है। नाउ इफ द वर्कर डाइज आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर 60 years तो क्या होगा? सो जो स्पाउस हैं विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट एवरी मंथ। दिस मीन्स कि अगर एक वर्कर वॉज गेटिंग 3000 पर मंथ तो स्पाउस को कितना मिलेगा? 1500 पर मंथ। Only the spouse is eligible, only to the spouse. अच्छा, what happens if the worker dies before 60 years? अगर एक वर्कर रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहा था टू द स्कीम और 60 से पहले इफ द वर्कर डाइज तो स्पाउस हैज टू ऑप्शंस, या तो वो स्कीम को कंटिन्यू करें बाय पेइंग द सेम कंट्रीब्यूशन, या फिर वो स्कीम एग्जिट कर सकती हैं एंड दे कैन विदड्रॉ एज पर द exit or the withdrawal criteria. Now what is the exit criteria? See, what happens if you want to exit the scheme? If you leave before 10 years, you will get back only your contribution. जितना आपने contribute किया होगा उतना आपको वापस मिल जाएगा बस। You will also get some interest that you will earn on it, and the government का contribution that will not be given back. Right? And if the subscribers opts out after 10 years, 60 साल से पहले लेकिन 10 साल के बाद, तो क्या होगा? तो आपको कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा, जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वो भी आपको वापस मिल जाएगा, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन यस इट इज नॉट गिवन बैक, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इलायची के बारे में बात करेंगे आज। सबको चाय में पसंद आती होगी, है ना? मुझे तो खैर बहुत पसंद आती है, हालांकि मैं ज़्यादा चाय लेती नहीं हूँ, जब ज़्यादा है दिन में 1 कप बस, ये तो नॉर्मल है, पर अब वो भी आई अवॉइड। तो यहाँ लेकिन जब चाय पीते हैं तो जब तक वो इलायची नहीं डलती तो बोलते हैं ना चाय का स्वाद नहीं आता, मसाला टी मिलती है। तो न्यूज़ में ये इलायची क्यों आ गई है? कार्डेमम। An international team of researchers have identified 6 species that are close cousins हैं, भाई बहन हैं, to this Lateria cardamom, जिसको हम green cardamom भी बोलते हैं। So let's talk about this green cardamom. Zingiberaceae family से ये बिलोंग करती है स्पीशीज। इसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी बोला जाता है। वाह वाह वाह। जैसे आम फलों का राजा है, फलों का राजा है कोई मसालों की रानी, अब रानी है राजा कार्डेमम, तो देख लेना। बट क्वीन ऑफ स्पाइसेस तो रानी हुई। इट इज़ नेटिव टू एवरग्रीन, वेस्टर्न घाट्स में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में बहुत पाई जाती हैं। तो ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं ग्रो होने के। वहाँ पर आपको फॉरेस्ट लोमी सॉइल्स देखने को मिलती हैं, जो कि यूजुअली 5.0 to 6.5 उनकी एसिडिक नेचर रहता है। एंड ये क्रॉप 600 से 1500 मीटर के एलिवेशन पे, एल्टीट्यूड पे ग्रो होती है, जहाँ पर टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री सेल्सियस रहे और रेनफॉल 1500 से 4000 mm। ये इसकी इलायची कार्डेमम की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इट इज़ एनहांस्ड व्हेन प्लांटेड इन ह्यूमस रिच सॉइल्स, जहाँ पर फॉस्फोरस मीडियम हो एंड देयर इज मीडियम टू हाई पोटेशियम। ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इट इज यूज्ड। अब कुछ और न्यू आइडेंटिफाइड कार्डेमम स्पीशीज हैं, थोड़ा एक बार ध्यान में रख लेंगे। नाम जैसे कोई भी एक नाम उठा के पूछ लिया जाएगा ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्डेमम की स्पीशीज है। 2 न्यू स्पीशीज हैं, फेसिफेरा एंड ई ट्यूलिपफेरा। ये जो पहले वाली है, ये वाली फेसिफेरा, ये आपको इट इज डिस्क्राइब फ्रॉम केरलाज पेरिया टाइगर रिजर्व, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो सेकेंड वाली है दैट इज ट्यूलिपफेरा, इट इज फ्रॉम द अगस्थमलाई हिल्स, तिरुवनंतपुरम के अंदर, मुन्नार में। राइट। सीड कैप्सूल्स ऑफ द कार्डेमम प्रोवाइड द कमर्शियल ग्रीन कार्डेमम। ठीक है। कोलेरू लेक के बारे में बात करनी है। कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। कैसी लेक है, ये सारा कुछ डिस्कस करना है। क्यों डिस्कस करना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है,
वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सो एज फार एज न्यूज इज कंसर्न्ड, Southern Zonal Bench of NGT recently issued an order that stops Andhra Pradesh government from moving forward with 6 infrastructure projects in the Koleru wetland area. इसका मतलब सरकार ने गवर्नमेंट को टेम्परेरीली प्रोहिबिट किया गया है कि आप यहाँ पर अभी कोई फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं कैरी करेंगे। कोलेरू वेटलैंड एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ऑर्डर्स लाए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो जो इकोसिस्टम को हार्म करे और ये वायलेट करे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। तो बहुत एक बड़ी लेक है, नेचुरल लेक है, फ्रेश वाटर लेक है आंध्र प्रदेश के अंदर। It is large, natural, shallow freshwater lake that is located in northeastern Andhra Pradesh. कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में ये पड़ती है, इलिरू जगह सिटी है वहां पर। नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर दिस लेक सर्व्स एज, दोनों नदियों के लिए फ्रेश, एशिया की फ्रेश वाटर लेक है ये लेक जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है थ्रू यूपिटेरू रिवर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1999 में डिक्लेयर किया, रामसर साइट है 2002 में डिक्लेयर किया, एक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हैबिटेट है, एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। इट फॉल्स ऑन द माइग्रेटरी रूट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो पड़ता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, वहां पर ये लेक रास्ते में पड़ती है तो मेहमान आते हैं, रहते हैं। मेजर बर्ड स्पीशीज आपको यहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स, पेंटेड स्टॉक्स, पेलिकन्स, ये सारी स्पीशीज यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ें याद करने वाली है और ये प्रीलिम्स के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तभी मैं बोल रही थी कि आज का सेशन प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। आगे बढ़े। यूनियन बजट 2025-2026 announced the ज्ञान भारतम मिशन under which 1 करोड़ manuscripts will be conserved and documented। कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ पहले, फिर हम न्यूज़ पे आएंगे, बेसिकली स्टैटिक पार्ट पे आएंगे। 2025-26 के बजट ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ ज्ञान भारतम मिशन, जिसका एम है 1 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को, जो एंशिएंट मनुस्क्रिप्ट्स हैं उनको कंजर्व करना, हमारी वैल्यूएबल मनुस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, सेंचुरीज ओल्ड है, इंडिया का कल्चर, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है। They might contain important historical, scientific, literary, philosophical knowledge. So इस मिशन में it will involve experts, it will involve institutions that are working to conserve these manuscripts, ensuring that they are not damaged over the time. So context समझ आया ना? So let's talk about ज्ञान भारतम मिशन। एक स्पेशल मिशन है for the survey, documentation and conservation of India's manuscript heritage lying with academic institutions, museums, libraries and private collectors। Basically वो कह रहे हैं जो बहुत सी knowledge है, there are old writings that hold a lot of knowledge, this history जो आपको यूनिवर्सिटीज़ में, म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज में, प्राइवेट कलेक्टर्स के पास देखने को मिलेंगी। तो इस मिशन का एम ही यही है, टू सर्वे, टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रिजर्व 1 करोड़ सच मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसका मिशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज टू क्रिएट नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम। मतलब सारी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को यू विल बी पुटिंग दिस इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट, ऑनलाइन अवेलेबल होंगी लोगों के लिए टू एक्सेस इजिली। इट विल स्टोर इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज इन वन प्लेस। It is available for researchers, students, institutions all over the world. So by digitizing these manuscripts, it will ensure that they are preserved for the future generation also. Everywhere, कहीं पर कोई भी हो, it can be shared with them. हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज, हमारी नॉलेज, भारत की नॉलेज ग्लोबली और ज़्यादा प्रमोट करी जा सकती है। सवाल मन में आ रहा होगा, मनुस्क्रिप्ट क्या होते हैं? मनुस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन कॉम्पोजिशन है जो कि आपको पेपर पे, बाग पे, क्लोथ पे, मेटल पे, पाम लीफ पे देखने को मिलेगी, और एनी अदर मटेरियल डेटिंग बैक एटलीस्ट 75 ईयर्स। इसका एक साइंटिफिक, हिस्टोरिकल और एस्थेटिक वैल्यू है।
right? It must be at least 75 years old if it is to be considered as manuscript. Valuable इसीलिए है because they have that knowledge, that history, that art. See, manuscripts are different from these printed books or things, stuff like that. They are also not the same as historical records like inscriptions or जो stones पे होते हैं या फिर government के documents that tell us about the event. No. Manuscripts, they carry the knowledge or the stories like scientific ideas, like historical accounts or literary works. They can be written in different languages and scripts. For example, the same language like Sanskrit can be written using different scripts like Devanagari, Odia, right? So this makes manuscripts rich and diverse in terms of information they hold. So distinction क्या है historical record से, वो मैंने आपको बता दिया. And they have that knowledge content. Clear है? That was the whole session. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section. This was whole for today. Thank you for giving your valuable time. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. All the best. Happy learning. Thank you.